10 मई 1857 मेरठ की तपती हुई दोपहर, हवा में बारूद की तेज गंध और मतलब एक ऐसी खौफनाक बेचैनी जो सदियों की खामोशी के बाद पैदा होती है। बिल्कुल। और जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब अचानक तीसरी घुड़सवार सेना या कह लें थर्ड नेटिव कैवलरी उसके हिंदुस्तानी सिपाहियों की कतारें टूटती हैं। हाँ, अंग्रेज अफसरों पर गोलियों की बौछार होने लगती है और देखते ही देखते दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत की नींव चरमरा जाती है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है, 1857 का महासंग्राम। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये केवल एक तारीख या सैन्य बगावत नहीं थी। ये ब्रिटिश राज के सीने में धंसा एक ऐसा ऐतिहासिक ज्वालामुखी था जिसने पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल बदल दिया। एकदम सही कहा आपने। अच्छा, उस दोपहर जो दहशत फैली ना, उसका असर सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं था। अरे बिल्कुल नहीं। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, उनको ऐसा लगा कि अब कलकत्ता भी सुरक्षित नहीं है। इसी खौफ में तो रातों रात इलाहाबाद को, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, अंग्रेजों की आपातकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया था। हाँ, और सिर्फ भारत में ही नहीं, समंदर पार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिबरल पार्टी के लॉर्ड पॉमस्टन के भी पसीने छूट गए थे। मतलब खौफ का आलम ये था कि मेरठ में जो अंग्रेजों का मुख्य तोपखाना था ना, उसे सुरक्षा के लिए सीधे शिमला शिफ्ट करना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये पूरा बखेड़ा सिर्फ एक नई राइफल और उसके कारतूस को लेकर शुरू हुआ। हाँ, और यही बात मुझे हमेशा खटकती है। कोई भी 100 साल पुराना साम्राज्य सिर्फ एक सुअर या गाय की चर्बी की अफवाह से तो नहीं ढहता। सही बात है। ये तो मतलब एक प्रेशर कुकर की तरह था, जहां कारतूस सिर्फ एक सीटी थी, लेकिन दबाव तो अंदर बहुत पहले से उबल रहा था ना। ये प्रेशर कुकर वाली बात आपने एकदम सटीक कही। कारतूस तो महज वो सीटी थी जिसने भाप को बाहर निकलने का रास्ता दिया। तो अगर हम सिर्फ उस तात्कालिक कारण को ही देखें। हाँ, जनवरी 1857 में अंग्रेजी सेना ने पुरानी ब्राउन बैस बंदूकों को हटाकर नई एनफील्ड राइफल थमा दी थी। जिनके कारतूसों को लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। बिल्कुल। और ये पुख्ता हो गया था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है। मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के लिए ये सीधे उनका धर्म भ्रष्ट करने की साजिश थी। और इसी साजिश के खिलाफ जो पहला ट्रिगर दबा, वो बैरकपुर के बैरकपुर में दबा था। जी, 29 मार्च 1857 को, जब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने बगावत कर दी। हाँ, उन्होंने खुलेआम अपने अफसर लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन पर गोली चला दी थी। और इसका अंजाम बहुत क्रूर था। 6 अप्रैल को उन्हें सजा सुनाई गई और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। लेकिन मंगल पांडे की फांसी कोई अंत नहीं था। ये तो एक संदेश था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। एकदम सही। लेकिन जैसा कि आपने प्रेशर कुकर की बात की, असली बारूद तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने बिछाया था। का वारिस नहीं होगा, वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकता। बिल्कुल। और उसका राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। मतलब सीधे अस्तित्व ही बिटा दो। 1848 में सबसे पहले सतारा को इसी नीति का शिकार बनाया गया। हाँ। और फिर 1853 में झांसी की बारी आई। राजा गंगाधर राव के निधन के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल 1856 में अवध के साथ हुई। वो तो आखिरी कील थी। नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का मनगढ़ंत आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया। जबकि वहां तो उत्तराधिकार का कोई मुद्दा ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, बंगाल सेना के लगभग 60% सैनिक अवध के ही किसान परिवारों से आते थे। बिल्कुल। जब एक सैनिक देखता है कि उसका राजा अपमानित हो रहा है, उसके परिवार की जमीनें छीनी जा रही हैं, तो वो वफादार कैसे रहेगा? और बात सिर्फ जमीन की नहीं थी। कुछ ऐसे बारीक कानून थे जिन्होंने आम आदमी को डरा दिया था, जैसे 1850 का धार्मिक अक्षमता अधिनियम या रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। हाँ, इस कानून ने तो खुलेआम कह दिया कि जो भारतीय ईसाई धर्म अपनाएगा, सिर्फ उसी को अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। ये तो धर्म बदलने का सीधा लालच था। और फिर 1854 का डाकघर अधिनियम आ गया। सैनिकों की मुफ्त डाक सेवा खत्म कर दी गई, जो उनके लिए घर से जुड़े रहने का इकलौता जरिया था। लेकिन सबसे भयानक तो लॉर्ड कैनिंग का 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम था ना। बिल्कुल, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसने अनिवार्य कर दिया कि सेना में भर्ती होने वाले नए भारतीय सैनिक को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार जाकर भी लड़ना होगा। और उस दौर में समुद्र पार करने का मतलब था काला पानी,
अपने धर्म से निष्कासित हो जाना। तो आप सैनिक को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी सामाजिक पहचान ही खत्म कर दे। इन सब के बाद ये समझना मुश्किल नहीं है कि आग क्यों भड़की, लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका खुफिया नेटवर्क। आप कमल और रोटी वाले तंत्र की बात कर रही हैं। हाँ, बिना किसी टेलीग्राफ के इतनी बड़ी बगावत की योजना कैसे बनी? ये बहुत ही शानदार और विकेंद्रीकृत तरीका था। गांव का चौकीदार एक गांव से दूसरे गांव चपातियां ले जाता था। जब कोई इसे स्वीकार कर लेता तो वो नई चपातियां बना के आगे भेज देता और कमल का फूल छावनियों में सैनिकों के बीच घुमाया जाता था। और अंग्रेजी से समझ ही नहीं पाए। खैर, फिर 12 मई 1857 का वो दिन आया जब मेरठ के बागी सैनिक रातों रात दिल्ली के लाल किले पहुंच गए। और उन्होंने 80 साल के कमजोर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन रणनीतिक रूप से ये अजीब नहीं लगता? जफर के पास तो कोई सेना और संसाधन ही नहीं थे। उन्हें एक वैधता यानी लेजिटिमेसी चाहिए थी। जफर राजनीतिक एकता के प्रतीक थे, लेकिन असल सैन्य कमान जफर के हाथ में नहीं थी। हाँ, असली सैन्य नेतृत्व तो जनरल बख्त खान कर रहे थे। जफर बस एक मुखौटा थे। बिल्कुल। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस क्रांति के असली नायक कौन थे और उनके मूल नाम क्या थे। तो चलिए इस पे बात करते हैं। कानपुर में कमान नाना साहब ने संभाली। हाँ, जिनका वास्तविक नाम धुंडूपन था। और उनके सेनापति तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बहुत बढ़िया। और लखनऊ यानी अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थीं, जिन्हें लोग प्यार से महकपरी भी कहते थे। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके अंग्रेजों को खूब छकाया था। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थीं, जिनका जन्म बनारस के भदैनी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णी का था। प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था, लेकिन मुझे बिहार के जगदीशपुर के 80 वर्षीय कुंवर सिंह की कहानी बहुत प्रेरित करती है। बिहार के सिंह, उनकी छापामार युद्ध तकनीक से अंग्रेज कांपते थे। घायल होने पर उन्होंने अपना ही हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। और उनके बाद उनके भाई अमर सिंह ने लड़ाई जारी रखी। एक और खौफनाक नाम था फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह का। वे मूल रूप से मद्रास के थे, लेकिन अवध में आकर उन्होंने सीधे जिहाद का नारा दे दिया। अंग्रेजों ने तो उन पे 50,000 रुपए का इनाम रखा था ना। हाँ, इसके अलावा बरेली में खान बहादुर खान को नाजिम घोषित किया गया। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने मोर्चा संभाला। और सुदूर असम में मनीराम दत्त और कंदा पेशवर सिंह, उड़ीसा में सुरेंद्र और उज्जवल साई। राजस्थान के कोटा को तो भूल ही नहीं सकते, जहां जयदयाल और हरदयाल ने मेजर बर्टन का सिर ही काट दिया था। और आउवा के किले में ठाकुर कुशल सिंह ने जोधपुर रियासत और अंग्रेजों की सेना को धूल चटा दी थी। बिल्कुल। हरियाणा के रेवाड़ी में राव तुलाराम, गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह, सागर में शेख रमजान, कुल्लू में राजा प्रताप और वीर सिंह, और मंदसौर में तो मुगल शहजादा फिरोज शाह ने मोर्चा खोला। और मेरठ के स्थानीय नेता कदम सिंह भी थे। मतलब ये फैलाव बहुत बड़ा था। लेकिन एक बड़ी विषमता भी थी। दक्षिण भारत, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी, इससे लगभग अछूता रहा। हाँ, कुछ अपवाद थे, जैसे सतारा में रंगा बापूजी गुप्ते का गुप्त संचालन और पंजाब में नामधारी या कूका सिखों का विरोध। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े फैलाव के बावजूद ये क्रांति विफल कैसे हो गई? इसका जवाब लॉर्ड कैनिंग के उस मशहूर बयान में है कि शिक्षित भारतीयों और जमींदारों की तटस्थता ने लहर रोधक यानी ब्रेक वाटर का काम किया। ओहो। कैनिंग ने यह भी कहा था कि यदि ग्वालियर के सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कली बिस्तर गोल करना पड़ता। मतलब जिन रियासतों को नेतृत्व करना था, उन्होंने अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम किया। ये तो अपने ही राजा की रक्षा के लिए दुश्मनों से मिल जाने वाली बात हुई। कड़वा है पर सच है। ग्वालियर के सिंधिया और उनके मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के निजाम और उनके मंत्री सलार जंग, कश्मीर के डोगरा शासक रणबीर सिंह और भोपाल की सिकंदर बेगम, इन सबने अंग्रेजों का साथ दिया। यहां तक कि जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय को तो अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दे डाली। जींद और नाभा के सिख सेनाओं ने दिल्ली जीतने में अंग्रेजों की मदद की। और दिल्ली के अंदर ही अंग्रेजों के गुप्तचर बैठे थे, राय बहादुर जीवनलाल और मुंशी मोइनुद्दीन। इसी धोखे का खामियाजा नायकों को भुगतना पड़ा। तात्या टोपे को उनके ही मित्र नरवर के राजा मान सिंह ने धोखा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। मौलवी अहमदुल्ला को पुवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने मरवा दिया। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में कोटा की साराय में
वीर गति को प्राप्त हुई। हाँ, आज उनका मकबरा ग्वालियर के फूलबाग में है और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। उनके बेटों को खूनी दरवाजा पर गोली मार दी गई। जफर को रंगून निर्वासित किया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हुई। मिर्जा गालिब जैसे लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा। नाना साहेब और बेगम हजरत महल नेपाल की पहाड़ियों में चले गए, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने जो क्रूरता दिखाई वो भयानक थी। दिल्ली में जॉन निकोलसन मारा गया, फिर हडसन ने मोर्चा लिया। कानपुर और लखनऊ में सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा सैनिकों की मदद से दमन किया। अवध की घेराबंदी में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस मारा गया। झांसी और ग्वालियर का दमन जनरल ह्यूरोज ने किया। ह्यूरोज ने ही तो लक्ष्मीबाई के लिए कहा था ना कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। बिल्कुल। बिहार में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने कहर बरपाया, लेकिन बनारस और इलाहाबाद में कर्नल नील ने जो किया वो रूह कपा देने वाला था। हाँ, पेड़ों पर फांसी देने वाला कर्नल नील। कानपुर का कुख्यात सती चौरा घाट नरसंहार भी इसी नफरत का हिस्सा था। 1859 में तात्या टोपे की फांसी के साथ सेना लड़ाई खत्म हुई, लेकिन प्रशासनिक बदलाव बड़े पैमाने पर हुए। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके से अब शासन नहीं चल सकता। और 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म कर दिए गए। ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू हुआ। लंदन में भारत सचिव का नया पद बना और लॉर्ड स्टैनले पहले सचिव बने। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। और इसी साल इलाहाबाद को उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी भी बनाया गया। लेकिन सेना में जो पील कमीशन लाया गया वो बांटो और राज करो की असली शुरुआत थी। हाँ, बंगाल सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 1 और 2 का कर दिया गया। मद्रास और बॉम्बे में 1 और 3 कर दिया गया। अवध के सैनिकों की भर्ती घटा दी गई और लड़ाकू जातियां यानी मार्शल रेसेस का कॉन्सेप्ट लाया गया। सिख, गोरखा और पठान सैनिकों की भर्ती बढ़ाई गई। अब यहाँ से इतिहास लेखन की लड़ाई शुरू होती है। परीक्षाओं में किताबों पर सीधे सवाल आते हैं। बिल्कुल। वीडी सावरकर ने अपनी 1909 की किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। लेकिन डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में लिखा कि ये न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। वहीं आधिकारिक इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन की 1957 की किताब 1857 भी बहुत अहम है और सर सैयद अहमद खान की 1859 में आई असबाबे बगावत हिंद। विदेशी दृष्टिकोण देखें तो कार्ल मार्क्स और बेंजामिन डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। टी.आर. होम्स ने सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध कहा। आउटराम और टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया। एल.आर. रीज ने इसे ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध कहा। जॉन लॉरेंस और सीले इसे केवल सैनिक विद्रोह मानते थे। और मार्क्सवादी एम.एन. रॉय ने तो इसे सामंती विस्फोट कह दिया था। डायरियों की बात करें तो मिर्जा गालिब की 10 तंबू और विष्णु भट्ट गोडसे की मराठी पुस्तक माझा प्रवास आंखों देखा हाल बताती हैं। बाद में अशोक मेहता की द ग्रेट रिबेलियन और एस.बी. चौधरी की सिविल रिबेलियन भी आईं। तो इस सब का निष्कर्ष क्या है? सैन्य रूप से भले ही विद्रोही हार गए हों, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में माना कि विद्रोही आधुनिक योजना के अभाव में हारे, लेकिन इसका सबसे बड़ा परिणाम था भारतीयों में राष्ट्रवाद के बीज बोना। इससे एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन 1857 ये दिखाता है कि जब हारने वालों की कहानियां लोकगीतों और कमल रोटी जैसी यादों में छुपकर जिंदा रहती हैं, तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया इतिहास घड़ने का हथियार बन जाती हैं। क्या आज हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो भी किसी दिन एक नए नजरिए से देखा जाएगा? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। इस ऐतिहासिक गहन चर्चा को सुनने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के तन्नों के बीच ऐसे ही किसी गहरे विश्लेषण के साथ फिर जुड़ेंगे।